नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों को अभी संविधान का क्लास चल रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके थे और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में जानते हैं ऐसी ऐसी रोचक बातें हैं कि शायद बहुत लोग को कम पता होगा। आज पूरी हम लोग बात पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। तो ठीक है, आज हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ी सभी जानकारियां आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, मतलब हर चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या होता है तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका यदि हम भाग की बात करें, तो ये भाग 5 में इसका वर्णन है। संघीय कार्यपालिका यदि हम भाग की बात करें तो संविधान भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। और ये संघीय कार्यपालिका क्या होता है तो उपराष्ट्रपति के कहाँ कहाँ किस प्रकार की पावर दी गई है, महत्व दी गई है, उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 यानी सबसे पहले हम अनुच्छेद 63 की बात करेंगे। अनुच्छेद 63 क्या कहता है तो अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। इसमें क्या बताया गया है, पद के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 63 में क्या पद के बारे में बताया है, किसका पद तो उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया और क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा और एक भारत के राष्ट्रपति होंगे। यदि हम लोग बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ये हमारे देश में कहां से लाया गया है तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि पूछ दे कहां से लिया गया है तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका का संविधान से लिया गया है। यानी अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक। और ये जो प्रस्ताव है जो लाया गया है हमारे संविधान में, ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 63 आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, देखते हैं। देखिए, इसके बाद आता है अनुच्छेद 64। क्या आता है, अनुच्छेद 64 यानी भारत के संविधान अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है तो अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होंगे। इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के पादेन सभापति यानी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं तो राज्यसभा के अध्यक्ष, लेकिन ये लोकसभा में अध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन सिर्फ राज्यसभा में जाते हैं तो अध्यक्ष को हटा करके इसको सभापति, ये थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट का वर्ड हो गया, इसलिए उसे सभापति बोलते हैं। यानी 1964 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होंगे। अब सोच रहे हैं पादेन सभापति, पादेन क्या होता है तो पादेन सभापति पादेन इसलिए लगाया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं है फिर भी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब कि सदस्य नहीं है, वो अलग से आते हैं।
माने राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए उसे पादेन सभापति कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी राज्यसभा के सभापति कार्य करते हैं, इसलिए पादेन सभापति कहा जाता है। यानी 1964 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होंगे। क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होंगे। ये बताएगा। 64 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा के पादेन सभापति के रूप में काम करेंगे। देखिए बहुत ही एक रोचक जानकारी आपको बताते हैं, नोट में याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं बोला ना कि आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, ऐसे ऐसे जानकारी आपको बताएंगे। देखिए बता रहा हूं, जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद कैसा होता है, तो अवैतनिक होता है। अवैतनिक मतलब का कि उपराष्ट्रपति को इस पद यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है भाई कि वेतन नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, ये सही बात है कि उपराष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति का जो पद में बताया उसे 63, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई जब वेतन नहीं मिलता है तो कोई काम कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। तो हाँ, उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। तो देखिए आगे बता रहा हूं फिर क्या होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का जो पद होता है अवैतनिक, यहां मैं किस लिए आपको बता रहा हूं, समझाने के लिए। देखिए मैं कैसे समझाता हूं, यानी उपराष्ट्रपति का पद क्या है, अवैतनिक, यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। तो अब बताइए इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति बताइए कि जिसको कोई पद दे दो और उसको पेमेंट ना दो तो कोई काम करेगा, नहीं करेगा। बट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति काम कैसे करते हैं, तो देखिए इनके उपराष्ट्रपति पद के लिए तो वेतन नहीं मिलता है, इनका वेतन मिलता है। वो कैसे मिलता है, तो मैं लिखा हूं देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि ये जो सभापति जो कार्य करते हैं ना, ये राज्यसभा में, ये देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो सभापति काम करते हैं, यानी राज्यसभा में जो अध्यक्ष की काम करते हैं, उस काम के लिए इन्हें वेतन दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें वेतन किस रूप में मिलता है, तो सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, यानी सभापति होते हैं, उस रूप में कार्य करते हैं, उसके लिए इनको वेतन दिया जाता है। क्लियर है सभी लोग को, यानी कि राज्यसभा के पद सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। सभी लोगों को समझ में आया दोस्तों। सोचिए हमारे देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है, यानी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, और उनको वेतन ही दीजिएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए, बट ऐसा किया गया है, यानी कि उनको ऐसा आप लोग सोच रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, नहीं, वेतन तो मिलता है, बट ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इस रूप में उन्हें वेतन दिया जाता है। सभी लोग को क्लियर होगा, यहां तक तो सभी लोग को समझ में आया होगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है। देखिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करें इसके बाद आता है अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है कि यदि हमारे देश का राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो, खाली हो, उस कंडीशन में क्या होगा, अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो,
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि कहता है 1965 कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस टाइम क्या होगा? क्या भारत राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कोई काम यदि इंपॉर्टेंट करना तो क्या नहीं होगा? जी होगा। तो यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से रिक्त हो तो उस कंडीशन में उस पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो सोचिए, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद को संभालेंगे तो क्या वो राष्ट्रपति कहलाएंगे? उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद को ग्रहण करते हैं तो क्या वो कहलाएंगे राष्ट्रपति जी? नहीं, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को कार्यवाहक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 क्या बताता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो चलो ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, लेकिन आपको सिम यही बता दे कि यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त होगा, मान लें किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया, उपराष्ट्रपति पद को संभाले, उपराष्ट्रपति भी किसी कारण इस्तीफा दे दिए कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो हमारे देश में, अब सोचिए जिस देश का सबसे सर्वोच्च पद रहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और दोनों पद खाली होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस पद का ग्रहण करेंगे, यानी कार्यवाहक के रूप में, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति का भी रिक्त हो तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यहां तक सभी लोग को समझ में आया होगा दोस्तों? आज बहुत मजा आएगा। देखिए मैं बोला ना कि ऐसा ऐसा आपको बात बताएंगे जो छिपी हुई रहती है, बहुत लोग को जानकारी नहीं होता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको यदि रिजल्ट लाना है ना दोस्त, तो जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई लगे रहो, लगे रहने से नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, और थोड़ा सा मेहनत नहीं, पहले वाला दोस्त कंपटीशन नहीं रह गया है। आजकल जो है बहुत माने अच्छा तरीका से मेहनत करना पड़ेगा, टाइम दे करके मेहनत करना पड़ेगा, 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा जितना आपको टाइम मिले उतना पढ़िए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी आने वाला समय में स्टूडेंट था, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैं भी 15 घंटा 16 घंटा मैं भी पढ़ाई किया हूँ, तब जाकर के मैंने 21 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लिया था, समझे? तो इसलिए मैं आपसे भी पढ़ता हूँ कि मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तो सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या आता है? अनुच्छेद 66, 65 तक हम कंप्लीट करें और कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 66 आता है। 66 में क्या बताया गया है? तो निर्वाचन का रीति बताया गया है, यानी इनका जो उपराष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार किया जाता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। यानी अनुच्छेद 66 क्या कहता है? निर्वाचन की रीति। यदि अनुच्छेद 66 की हम लोग बात करें, ये बोलता है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन का रीति, ये निर्वाचन का रीति क्या होता है? तो देखिए समझाते हैं। निर्वाचन का रीति का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति के टॉप चैप्टर में आपको समझाया था इसके बारे में, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमण अनुपातिक, एकल संक्रमण अनुपातित प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रणाली या गुप्त मतदान द्वारा या गुप्त मतदान द्वारा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों सभी लोग को तो गुप्त मतदान तो बिल्कुल समझ में आता होगा गुप्त मतदान क्या है। और मैं समझाता हूँ एकल अनुपातिक क्या होता है। एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखिए इनका जो वोट दिया जाता है वो माने हर किसी का वोट का क्या वैल्यू होता है उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई सदस्य हो गया, कोई उसी मनोनीत सदस्य हो गया, या कोई राज्यसभा का सदस्य हो गया, लोकसभा का भी मैं बताऊंगा कैसे हो गया, उसको वोट के वैल्यू के अनुसार इसको निकाला जाता है। यानी एक अनुपात, एक वोट के अनुपात के रूप में निकाल करके उसको किया जाता है। और गुप्त मतदान यानी कि इनका भी चुनाव गुप्त रूप से रखा जाता है, यानी ये किसी को पता नहीं रहता है पहले से कि जो इनका चुनाव होगा आप वोट डाल के आए। आप मान के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, आप वोट डाल कर आ गए उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो आपको ये नहीं कहा गया है कि आप बताएं किसी से कि मैं उसको वोट दिया, उनको वोट दिया, इतना वोट है, उसका बहुमत है, ये सब नहीं बताया जाता है, गुप्त रूप से रखा जाता है, ठीक। इसके बाद एक आता है निर्वाचन मंडल, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद आता है निर्वाचन मंडल। यहां पर समझाने को सबसे बढ़िया मजा आएगा। देखिए क्या आता है निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल क्या होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है इसमें कौन कौन सा लोग भाग लेते हैं, क्या बोलते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल, अभी निर्वाचन मंडल क्या है भाई, तो देखिए मैं बता रहा हूं। निर्वाचन मंडल का मतलब कि कौन कौन सा लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखिए जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है तो इसमें संसद, जितना भी संसद के सदस्य होते हैं सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। यानी संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं। संसद का सभी सदस्य, इसका मतलब कि संसद लग गया, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य तथा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक। यानी समझ में आया, संसद के सभी सदस्य इनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, संसद के सभी सदस्य, सभी संसद के सभी सदस्य तथा मनोनीत, संसद के सभी सदस्य तथा मनोनीत सदस्य क्या भाग लेते हैं। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए इसमें क्या हो गया कि संसद के सभी सदस्य क्या, ये सदस्य निर्वाचित होंगे, निर्वाचित जो चुनाव जीत चुके हैं। देखिए इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी संसद की यदि हम बात करें, संसद मतलब क्या कि लोकसभा तथा राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य उनके चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तथा मतलब क्या, मनोनीत सदस्य, यानी जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोग को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में कितना 2 लोग को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में कितना, राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं। तो जो लोकसभा में 2 क्या मनोनीत होता है मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के टॉपिक में बता चुका हूं। मनोनीत का मतलब क्या कि चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति अपना मन से लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन में क्या होता है मैं बता चुका हूं। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये मैं लिख रहा हूं मनोनीत।
मनोनीत मतलब क्या कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करते हैं। वो लोग क्या होते हैं, यानी विज्ञान, कला तथा समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो लोग जाना चाहता है उसको राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करते हैं। तो वो मनोनीत भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो भी वोट डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो ये जो मनोनीत लोग हैं वोट नहीं डालते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग दोनों लोग वोट नहीं डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों लोग वोट डालते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं, दोनों लोग वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था, ये मनोनीत लोग वोट नहीं डालते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति में दोनों लोग वोट डालेगा जो लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। यानी कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत भाग लेते हैं। एक बात और है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग क्या पढ़े थे कि विधानसभा के सभी सदस्य इसमें वोट देने के लिए जाते थे। क्या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उस टाइम मैंने बताया था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या जाएंगे जी नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। क्या है, विधानसभा का सदस्य वोट देने नहीं जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भी ही भाग लेता है उपराष्ट्रपति के मतदान में, और क्या होते हैं वो साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जाएंगे, साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। साथ ही साथ हमारे विधानसभा का जितना भी हर कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्यसभा का विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्त यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करें तो इसका योग्यता की हम लोग बात करते हैं कि इसका योग्यता क्या होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होता है तो इनका योग्यता क्या क्या होता है कि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यता की हम लोग बात करें, योग्यता की हम लोग बात करते हैं, इसका योग्यता क्या होता है। एक मिनट, योग्यता की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयु। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए भाई, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष होना चाहिए। यानी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो आपको 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना ये जरूरी है, तब आप उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक पहली कंडीशन हो गया। ये दूसरी कंडीशन की बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव आप नॉमिनेशन देने जाते हैं तो ये तो होगा 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक, ये हो गया। तीसरी नंबर पर हम बात कर ले तो तीसरे नंबर ये बोलता जाता है, यही ध्यान देने वाले, ये तीसरी पॉइंट एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, बहुत क्वेश्चन यही से फंसाता है। तीसरी नंबर पॉइंट, तीसरी नंबर ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, यदि उसमें नॉमिनेशन करा रहे हैं तभी आप करा सकते हैं जब आप राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखते हैं। ध्यान सुनिए, राज्यसभा का सदस्य होना ये नहीं बोल रहा है, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होता है वो योग्यता आप में होनी चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो तीसरी नंबर क्या कर रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखते हो।
रखते हो। ठीक हो गया 3 नंबर। यदि चौथी पॉइंट की हम लोग बात करें तो चौथी पॉइंट ये आता है कि लाभ किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है दोस्तों? लाभ का पद का मतलब ये होता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आप किसी मंत्री है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी का वो तो मंत्री हैं, तो वो लाभ का पद नहीं मेरे खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जो उस वो भी तो भाई कोई यदि मंत्री है, कोई सदस्य है, तो सरकारी पैसा तो ले रहा है ना, लेकिन वो सरकारी उसको लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाता है। ऐसा बनाया गया है, यानी कि आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप उस पद से, गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे करके लड़ सकते हैं। यानी लाभ के पद प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, आप इस्तीफा दे करके नॉमिनेशन में भाग ले सकते हैं। तो ठीक, चौथी नंबर क्या पॉइंट होगा कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, ये कंडीशन होती है, तब आप जाकर ये उपराष्ट्रपति का नामांकन नॉमिनेशन कर सकते हैं। पहली आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर कोई भी सरकारी जॉब नहीं करता है। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आया होगा आप सभी लोग को। पढ़ाई कोई बात नहीं है भाई, मैं बोलता हूं कि अपने जिंदगी के केवल 1 साल दे दीजिए ना इस पढ़ाई के ऊपर। 15 घंटा 16 घंटा फेसबुक व्हाट्सएप सब त्याग दीजिए, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए और ये अपना जिंदगी के 1 साल दीजिए पढ़ाई के ऊपर। और 1 साल आपका जो दे देंगे ना पढ़ाई के ऊपर, ये आपका जिंदगी और कितनी 2-3 पीढ़ियों को बदल देगा। यानी आपका सदस्य हो जाने से आपका मम्मी पापा बीबी बच्चे भाई जो भी है सबको देखिए भविष्य चेंज हो जाएगा। यानी आपका 1 साल आपका कितना फैमिली को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब चीज त्याग करके 1 साल दे दो अपने पढ़ाई के ऊपर और अपने लाइफ में बल्ले बल्ले करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये तो हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ शर्तें हैं आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कुछ शर्तें रखी गई हैं, कुछ शर्त रखी गई है कि कौन कौन सी शर्त का फॉलो करेंगे तब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या शर्तें हैं भाई? तो शर्त में ये बताया गया है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रेजेंट में न ही लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी किसी भी सदन एक का मतलब क्या, इसका मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। यदि किसी भी सदन का सदस्य है तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करें तो इसमें देखिए राष्ट्रपति का हम लोग टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति की नॉमिनेशन करने के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदन के रूप में आपके पास होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रपति 50 की जरूरत नहीं है, इसमें यदि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन के रूप में आपके पास है कोई संसद कोई मंत्री, तो आप इसमें नॉमिनेशन में भाग ले सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 क्या होना चाहिए प्रस्तावक। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, और प्लस 20 अनुमोदन के रूप में, 20 अनुमोदन के रूप में। इसका मतलब कि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 20 सदस्य आपको प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए, यानी आपको सपोर्ट में, और 20 अनुमोदन फिर करेगा कि हाँ माने आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो 20 आदमी प्रस्ताव करेगा कि नहीं इनको नामांकन किया जाए, नॉमिनेशन दिया जाए, प्रस्ताव करेगा, और जब हो जाएगा तो अनुमोदन करेगा वो 20 को, यानी 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन आपके रूप में रहेगा
तब आप राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, और वो प्रस्ताव क्या होते हैं, ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होते हैं। वो कौन होते हैं, एमपी होते हैं। कौन होते हैं, एमपी। यानी 20 और 20 40, यानी टोटल आपके पास 40 एमपी हैं। 40 टोटल आपके पास एमपी हैं, तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए एक बार कि जो मैं योग्यता बताया आपको कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, यानी योग्यता में तो सभी आ ही जाता है। अब बात है वो यदि कंडीशन हो कि यदि इतना कंडीशन हो तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हो तो हमारे 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में लाखों आदमी चल जाता उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए। तो सोचिए, जहां एक पद उपराष्ट्रपति और लाखों आदमी चल जाएगा नॉमिनेशन के लिए, हम उपराष्ट्रपति बनेंगे, हम बनेंगे, भले ही न बने, इतना तो गर्व होगा कि मैंने उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन कराया था, मैं भी करा लेता। इसमें क्या, मैं भी करा लेता कि चलो आने वाले समय में ही तो बोलेंगे ना कि हम उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन कराए थे, जीते न जीते अलग बात है। दोस्तों, इसमें लाखों की संख्या में भीड़ लग जाती, इसलिए रखा गया है कि आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन के रूप में होना चाहिए। यानी 40 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 सांसद आपके पास है तो हम नॉमिनेशन करा सकते हैं। तो वो तो ये होता है, लेकिन 40 सांसद मेरे पक्ष में है, एक भी नहीं है, अब क्या करें, तब नहीं जा सकते हैं। तो ये शर्त है। इसका मतलब कि जो लोग राजनीतिक से संबंध बना कर रखते हैं, मेल खाते हैं, वही लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब 40 एमपी के नाम भी बहुत लोग को नहीं मालूम होगा, तो समर्थन में कहाँ से होगा वो। इसलिए प्रावधान दिया गया है कि भीड़ न हो, और प्लस में वो लोग वही मतलब उपराष्ट्रपति तक वही लोग पहुंचे जो राजनीति के संबंध रखते हो, लोग जानते हो, देश दुनिया के बारे में जानते हो, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो आपको जमानत के रूप में 15,000 रुपया राशि आपको जमा करना है आरबीआई में या किसी सरकारी खजाने में। यानी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो 15,000 रुपया आपको या तो आरबीआई में या तो सरकारी खजाना में जमा करना है। कितना, 15,000। 15,000 रुपया या किसी आरबीआई में या किसी सरकारी खजाने में आपको जमा करना है, नॉमिनेशन कराते हैं तो। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया सभी लोगों को। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप 15,000 रुपया जो जमा करते हैं ना, एक कंडीशन लगा गया है कि यदि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, और आपने नॉमिनेशन भी करा दिया, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदन आपको मिल गया, मैं टोटल आप जो भी उनका योग्यता है उसका आप फॉलो कर रहे हैं, और साथ में आपका नॉमिनेशन हो गया, 15,000 रुपया जमानत के रूप में जमा करती है। और यदि चुनाव हो गया और टोटल चुनाव का आपको 1/6, टोटल चुनाव का 1/6 बहुमत या कि न्यूनतम, यानी कि टोटल चुनाव का 1/6 आपको बहुमत यानी मत नहीं मिला ना, तो ये जो जमानत राशि जो 15,000 रुपये जमा किए हैं ये आपको नहीं मिलेगा। यानी टोटल मत का आप 1/6 बहुमत, 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 60 गो मान लें कि वोट है, 60 में आपको मिनिमम 10 आना चाहिए, और 60 को मान लें कि टोटल संख्या है वहां पे वोट का, और 60 में से आप 10 भी नहीं लेकर आए ना तो ये 15,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। यानी न्यूनतम आपका 1/6 बहुमत लाना पड़ेगा, और नहीं लाए तो कोई बात नहीं, 15,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। यदि ला देते हैं तो ये आपको वापस हो जाता है। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया कि आप इसका शर्तें क्या है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा का, 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदन के रूप में होना चाहिए जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य होते हैं, 20 मतलब क्या 40 तो क्या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। 15,000 रुपये आपका जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। इसके बाद यदि चुनाव हो जाता है तो 1/6 आपको बहुमत लाना जरूरी है। यदि 1/6 बहुमत नहीं लाते हैं उस कंडीशन में आपका जो जमानत राशि है वो पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहां तक आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, पढ़ाई करने के लिए दोस्त जुनून चाहिए। पढ़ाई जो चीज है ना, ये जबरदस्ती की चीज नहीं है।
एक ऐसा चीज है कि आप जबरदस्ती पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि मेरा ही कोई भाई है, बहन है, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं तू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और देख नहीं सुन रहा है कि रूम में बंद कर देंगे, कॉपी किताब रखा हुआ है रूम में बंद कर देंगे और छोड़ देंगे, रूम में बंद कर दिया, कॉपी किताब रखा हुआ खुद ही पढ़ेगा, पढ़ाई नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई जोर जबरदस्ती की चीज नहीं होती है, पढ़ाई शौक की चीज है। ठीक है, आपका मन में लगन होना चाहिए, शौक पैदा होना चाहिए पढ़ाई करने का, तब जाकर पढ़ाई होती है। और दूसरी बात क्या थी, आपको समझ में आ रहा है ना, तब तो और मन लगेगा। और पढ़ाई का जुनून ऐसा होना चाहिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, मान के पढ़ाई कर रहे हैं, मन से दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी का फोन आ गया, या चाहे आपका घर का हो चाहे गर्लफ्रेंड का हो, वो फोन कर काट दो, अरे छोड़िए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे, वैसा जुनून होना चाहिए, तब जाकर आप एक मुकाम को हासिल कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो सभी लोगों क्लियर हो गया। एक बात और है कि यहाँ तक तो राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग करा दिए, उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति बन गए। एक नोट आता है, नोट कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए, यदि उपराष्ट्रपति संविधान का खिलाफ कार्य करे, उपराष्ट्रपति तो हम लोग बना दिया, यहाँ तक चुनाव करा दिया आप लोगों को, यदि उपराष्ट्रपति संविधान का खिलाफ कार्य कर रहे हैं, यानी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सबके लिए खिलाफ काम कर रहे हैं, बात को नहीं मान रहे हैं, अपना मर्जी से कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो हटाइएगा तो कैसे हटाइएगा, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग लगा करके, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगेगा। मतलब एक जैसा सोचिए तो बात सेम है, लेकिन यहाँ महाभियोग नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, संसद की प्रक्रिया, यानी संसद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जाता है। कैसे हटाएंगे, तो यदि उपराष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं, कोई अनडिसिप्लिन कार्य करते हैं, उस टाइम में हटाने के लिए राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ, सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा। यानी देखिए समझा रहे हैं, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले वो राज्यसभा में पारित होगा, पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक बात मेरे को बताइए, ऐसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में इसको आप पेश कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आप लोकसभा में नहीं, पहले राज्यसभा में आपको जाना होगा। ठीक, पहले राज्यसभा में जाइएगा, राज्यसभा इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तब ये लोकसभा में जाएगा। समझाने देखिए, सबसे पहले के उपराष्ट्रपति सबसे माने दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है, और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो नॉर्मली नहीं ना हटा सकते हैं, ये झूठा बदनाम करके नहीं। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले आपको यह प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 आपको बहुमत चाहिए, यानी 25%, यानी 25% आपका राज्यसभा का सदस्य इस बात से एग्री है कि हटाया जाए, तो अभी आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं हटाने के लिए। अच्छा, प्रस्ताव ला दिए तो हटाने के लिए आपको टोटल 2/3 का मतलब हुआ कि 66% आपका बहुमत होना चाहिए। यदि मान प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 मान 25% बहुमत रहेगा तो प्रस्ताव ला सकते हैं, नहीं तो प्रस्ताव नहीं ला सकते हटाने के लिए। यदि हटाने के लिए 25% प्रस्ताव ला दिए तो पूरा राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा कि हाँ ये सही है गलत है, और राज्यसभा 2/3 यानी 66% बहुमत से पारित कर दिया है कि हाँ उपराष्ट्रपति गलत है, तो उस पारित करने कर दिया, तो इसके बाद फिर लोकसभा में भेजा गया, और लोकसभा जब भेजा गया तो लोकसभा भी इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है कि हाँ उपराष्ट्रपति गलत किए हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित नहीं करता है और ये लोकसभा ये निर्णय आता है कि नहीं उपराष्ट्रपति निर्दोष है, सही है, राज्यसभा उनको जबरदस्ती हटाना चाहता है, और लोकसभा यदि पारित नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है कि हाँ सही है, तो फिर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये कंडीशन होती है।
यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया कि उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाएंगे, और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसद की प्रक्रिया। महाभियोग संसद की प्रक्रिया द्वारा जो है उनको हटाया जाता है। दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा सभी लोग को। एक और बात बताते हैं, देखिए इसके बाद क्या होता है, एक अनुच्छेद आता है 68 अनुच्छेद क्या कहता है भाई, तो 68 अनुच्छेद ये बोलता है कि चुनाव का समय, क्या कहता है, चुनाव का समय मतलब क्या, कि यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, खाली हो, तो क्या कहता है कि जो चुनाव का समय है वो यथाशीघ्र होनी चाहिए। क्या यथाशीघ्र क्या होता है भाई, मैं समझा रहा था। देखिए यदि हम लोग क्या पढ़े थे वहां पर, क्या पढ़े थे हम लोग राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में हम लोग ये पढ़े थे कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 महीना के अंदर आपको बिल्कुल चुनाव कराना है, लेकिन महीना कंडीशन नहीं है। यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव रिक्त हो तो यथाशीघ्र मतलब कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो इसको आपको चुनाव करा लेना है। ठीक, कितना, जितना जल्दी से जल्दी हो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव करा सकते हैं यदि पद खाली हो तो। अब जितना से जल्दी मतलब क्या, जल्दी से जल्दी मतलब 2 मिनट भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, यानी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको चुनाव करा लेना है। अब जानते हैं हमारा मैंने जल्दी का हमको आज तक समझ में नहीं आया कि जल्दी होता क्या है। हमारा एक दोस्त है, वो मेरे साथ वो सिलेक्शन हुआ था उनका, मनीष गिरी नाम है, वो बेंगलोर में पोस्टिंग है अभी। फोन करेंगे तो बोले, वो बहुत बिजी रहते हैं, फोन करेंगे तो भाई बोलेंगे भाई मैं 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ऑफिस में बिजी हूँ। और 5 मिनट बोलेगा ना, वो 5 मिनट का 2 दिन तक भी नहीं आएगा। वो ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माइंड से निकल जाता है कोई बात यह, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना जल्दी ही चुनाव करा देना है। आप जितना टाइम है आप मन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। नहीं बोलता है लोग, ये रुको मैं 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट बोल दिया तो क्या वो 2 मिनट में भी आ जाएगा, और नहीं तो 5 मिनट बोल गया ना आएगा शाम को, यानी दोपहर में 12 बजे बोला कि 5 मिनट में आ रहा है और आएगा शाम को 7 बजे। मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब है जल्दी से जल्दी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर आपको करा लेना है, एक लिमिट टाइम नहीं है। आया समझ में, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद ये आता है कि किसी भी इमरजेंसी आता है और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो। देखिए अनुच्छेद 70 बोलता है, ये मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में यदि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, कोई ऐसा सिचुएशन आया और वहां पर राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ये तो नॉर्मल बात है भाई, उपराष्ट्रपति यहां जाएंगे, कौन जाएंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो अनुच्छेद 70 के कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 70 में ये व्यवस्था है कि किसी भी इमरजेंसी में यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति जाएंगे। ठीक, लेकिन एक बात और है कि ऐसा भी सिचुएशन आता है कि यदि मतलब कि वैसा सिचुएशन जिसको राष्ट्रपति का पद खाली हो और हमारे संविधान में इसको वर्णन नहीं है, वैसा स्थिति जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और हमारा संविधान में अमान्य वर्णन नहीं है। हम संविधान में क्या वर्णन है, यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो तो क्या उपराष्ट्रपति जाएंगे, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दो तो उपराष्ट्रपति जाएंगे, यदि चुनाव यदि अवैध घोषित हो तो उपराष्ट्रपति जाएंगे, यदि मतलब